हेलो, नमस्कार लर्नर्स। पिछली बार आई वेलकम यू ऑल इन दिस प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फॉर सीनियर सेकेंडरी लर्नर्स। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था, आपको पढ़ाया गया था, उसमें मैंने आपको ओवरऑल एक स्टेटस बता दिया था, आपको पूरे करिकुलम का कितने चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें से आपका टीएमए में क्या करना है और रेगुलर एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, वो सब बताया हुआ था। उसके बाद हमने लेसन 1 को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हमारी लाइब्रेरीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी से उनका क्या रिलेशन है, उन्हें लाइब्रेरीज़ को यूनिवर्सिटीज़ क्यों कहा गया फॉर पब्लिक, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान कोई भी किसी भी स्टेटस का इंसान जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट हर जगह स्कूल्स बनाती है, हर जगह के लिए एजुकेशन फ्री करती है, इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारी लाइब्रेरीज़ के लिए भी काम करती है, हर जगह हमारे लिए लाइब्रेरीज़ क्रिएट करती है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमने बताया वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कितने स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें डाटा सेंटर्स भी आते हैं। और इसी तरह से हमारा चैप्टर 1 हमने ख़त्म किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। इसके बाद हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। कितनी तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो हैं एकेडमिक होती हैं, पब्लिक, स्पेशल और नेशनल। ये है हमारे आज के चैप्टर का टाइटल। इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, पर स्पेशल लाइब्रेरीज़ के बारे में आपको इसमें बताएंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर्स ही हमारे स्पेशल लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। ये हमारा लेसन 2 है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने ये लेसन किस तरह से माइंड पे रख के बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इसमें हमने ये चाहा है आप क्या समझें, जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे आपको क्या क्या समझ आना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने लिए कि ये लाइब्रेरी एकेडमिक है, पब्लिक है, या स्पेशल है, या नेशनल है। ये इन लाइब्रेरियों की पहचान आपको हो जाएगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर मुझे चूज़ करना है और किस समय चूज़ करना, कौन सी लाइब्रेरी में मैं जाऊँ। हाँ, इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए ये भी है, इतनी तरह की लाइब्रेरीज़ में जॉब्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। जितनी तरह की लाइब्रेरीज़ हो जाएंगी उतनी तरह की जॉब्स भी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे थोड़ा याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर हमें अप्लाई करना है तो कितनी तरह की लाइब्रेरीज़ हैं। इसमें हम आपको पहले ये बता देंगे कि किस वजह से जो ये पैरामीटर्स जो सेट हो जाते हैं, क्यों सेट हो जाते हैं और किस वजह से हो जाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी का कलेक्शन अलग तरह का होता है क्योंकि उसकी यूज़र्स ही अलग है। एकेडमिक का अपना हो जाता है, उनकी भी अपने यूज़र्स अलग हैं। एक कलेक्शन में फ़र्क पड़ता है और सर्विसेज पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से फिर हम कैटेगराइज करते हैं लाइब्रेरीज़ को, किन बेसिस पे। एक तो उनका कलेक्शन क्या है, उनके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, दूसरा हमारे पास वो लोग क्या सर्विसेज दे पाते हैं। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर समझने जाएंगे वो हम समझेंगे कितनी तरह की सर्विसेज हर तरह की लाइब्रेरी आपको देती है। तो इस तरह से हम समझेंगे एकेडमिक में क्या सर्विसेज मिलती है, पब्लिक लाइब्रेरीज में क्या मिलेंगे। हम लिस्ट भी करेंगे उन सर्विसेज को, हम थोड़ा थोड़ा आपको ये भी बताएंगे कि कितनी अलग अलग तरह की सर्विसेज हर अलग तरह की लाइब्रेरी बताती है। फिर थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे हम। अगर आप से आगे पूछा भी जाएगा कि भाई पब्लिक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बता सकते हो फिर, क्योंकि आप इस लेसन को पढ़ने के बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को डेफिनेटली लर्न करोगे। तो 4 तरह की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमने बात की अभी, हमने बताया आपको पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज हैं और एक नेशनल लाइब्रेरीज भी होती हैं, जो हर एक देश की एक अपनी लाइब्रेरी होती है। पब्लिक लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कई तरह की होती है और हर जगह में होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होती हैं, स्टेट लेवल्स पे होती हैं, या आपको फिर एक लोकलाइज्ड भी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। इसी तरह से एकेडमिक तो आपको स्कूल कॉलेज से रिलेटेड मिलेंगे, स्पेशल तो है ही आपके सारे जितने भी प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे हैं आप, कोर्सेज हैं, जितना भी प्रोफेशनली आप बढ़ते हैं आगे, उतनी ही आप स्पेशल तरह की लाइब्रेरी को यूज़ करना जानेंगे। और नेशनल जो है वो सभी के लिए है, पर वो किसी को इश्यू रिटर्न नहीं करने देती। वो ज़्यादातर देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट आपका नेशनल लाइब्रेरी में चला जाता है। हाँ, आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, ले सकते हैं, पर इश्यू रिटर्न बहुत कम होता है ऐसी लाइब्रेरीज में। तो सर्विसेज उनकी एकदम डिफरेंट होती हैं।
ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको चारों तरह की लाइब्रेरीज बताई हैं, इसमें से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो हम स्पेशल तरह की लाइब्रेरीज की बात करें उसमें हॉस्पिटल में भी लाइब्रेरीज होती हैं। आप देखोगे तो आपको प्रिजन में भी लाइब्रेरी मिलेगी, तरह तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, अलग मोबाइल लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, कॉपीराइट डिपॉजिटरी भी लाइब्रेरी हैं। मतलब आप जहाँ भी देखेंगे सेंट्रल लाइब्रेरीज हैं, एजुकेशनल लाइब्रेरीज हैं, और यूजुअली जो हमारे कहीं लोग जो हैं जो बहुत चैलेंज्ड है किसी वजह से, हेल्थ फिजिकली चैलेंज्ड है, ब्रेल है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑडियो विजुअल्स, ये सब ब्रेल में बुक्स, ये सब ही हमारे स्पेशल लाइब्रेरीज में आते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी कैसे हमारी एक्ट करती है, वहाँ पर हमें एक डिपॉजिटर की तरह वो काम करती है। एकेडमिक लाइब्रेरी आपको पता ही है, स्कूल कॉलेज और ये सब है, ये हमने वहाँ से आपको बताया है कि इसके अलावा भी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम स्पेशल लाइब्रेरी बताते हैं। अब हमें यहाँ तक जो हमने इतना थोड़ा सा जो भी हमने कवर किया, तो इसमें क्या कहता है, गिव रीजंस फॉर कैटेगराइजिंग द लाइब्रेरीज। किस बेस पे आप कैटेगराइज करेंगे लाइब्रेरी को? लाइब्रेरी में आसान सी बात है, हम इसी बेस पे कैटेगराइज करेंगे उनका कलेक्शन कैसा है। स्कूल लाइब्रेरी में कॉलेज का कलेक्शन तो हो नहीं सकता है, स्कूल लाइब्रेरी में स्कूल की जैसे ही होगा, टेक्स्ट बुक्स होंगी, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बुक्स होंगी जो उनसे रिलेटेड होंगे, उन न्यूज़पेपर्स होंगे या जीके की बुक्स होंगी, तो उसी तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं हम लाइब्रेरीज को। यही रीज़न है क्योंकि वहाँ लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो है, सोच है, काम उनको क्या करना, उन्हें क्या सीखना है, वो एक बेसिक लेवल पे है, तो इसी बेस पे कैटेगराइज हो जाती है लाइब्रेरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आइडेंटिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स। डिफरेंट टाइप्स जो लाइब्रेरीज हैं वो किस तरह से बनती हैं, कैसे बनती हैं, बस अपने कलेक्शन की वजह से ही। अगर मेरे पास कॉलेज लाइब्रेरी है तो डेफिनेटली मैं खाली टेक्स्ट बुक्स पे तो हम उसे लाइब्रेरी को नहीं बना सकते, उसमें आपको रेफरेंस का बहुत ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा। स्पेशल लाइब्रेरीज हैं तो आपके पास जितना कलेक्शन है उतना ही डाटा होगा, उतनी ही इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको उस डाटा को, तभी आप उसको स्पेशल लाइब्रेरी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग तरह की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स को। ये अभी तक का क्वेश्चन हो गया। अब हम अलग से हम डिसाइड जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। पब्लिक लाइब्रेरीज कौन सी हैं? दिल्ली में जो भी बच्चे रहते हैं उनको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तो पता ही है, सभी को पता है ये बात। मगर अगर देखा जाए तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो गवर्नमेंट ने किस तरह से बनाई है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। वो हमारे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान जा सकता है। वहाँ पर एक सोशली, जैसे सोशल वर्क करती है गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, इसी तरह लाइब्रेरी को भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। वो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो कहीं नहीं अफोर्ड कर सकता है पढ़ना या कहीं स्पेशल जगह पे जाना या अपने अलग समय में उस टाइम को अच्छे से बिताना। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ये आपके वेलफेयर में कैसा बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल, कैसा बहुत बड़ा रोल कैसे प्ले करती हैं आपके वेलफेयर में, ताकि जब आप जाएंगे, जब आप कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, किसी से बात करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी में, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो आपका एक वेलफेयर अपने आप ही क्रिएट हो गया, आपके लिए एक सहूलियत हो गई, जिसकी वजह से आपकी सोच बदली, जिसकी वजह से हो सकता है आपका फ्यूचर बदल जाए, हो सकता है आपकी जॉब में प्रगति हो जाए, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए। तो ये एक ऐसी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हैं, वेलफेयर करती हैं हमारी। मगर वो इतना जैसे दिखता नहीं, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलेगी आपको, लाइब्रेरी कोई डिग्री नहीं बांट सकता, हाँ, मगर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ज़रूर ला सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ये किस तरह से बनाई जाती है? ये होती भी लोगों के लिए हैं और ये बनाई भी उन्होंने ही होती है, और फंड्स भी आप जो टैक्स पेयर्स हैं, जितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है उसी की मदद से ये लाइब्रेरीज पे खर्चा किया जाता है, फंड्स दिए जाते हैं लाइब्रेरीज को। क्योंकि लाइब्रेरी तो टेंजिबल है नहीं, कमा के नहीं देती। हाँ, स्पेशल लाइब्रेरीज
करती हैं कई कई जगहों पे। आपके फोटोकॉपियर में आप पैसा दे सकते हैं, या आपके फाइन्स शुरू हो गए हैं, लेट फीस हो गया, या आपके कई बहुत सारी सर्विसेज हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं, जिसके लिए अगर कभी कभी आपको लाइब्रेरी चार्ज भी करती है, तो वहाँ से भी लाइब्रेरी फंड्स क्रिएट करती है। मगर मेनली जो उनका फंड क्रिएशन जो है वो गवर्नमेंट ही देता है इनको। तो इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये लोगों के लिए ही है, लोगों के लिए ने ही बनाई हुई है, और इनके जो फंड्स हैं वहीं पर यूटिलाइज भी हो जाते हैं। अब हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए एक मैनिफेस्टो है। यूनेस्को ने एक मैनिफेस्टो बनाया बहुत साल पहले, जबकि ये 1971 में शुरू हुआ। उसके बाद देखा जाए तो ये 19 में फिर चेंज आया इसका, फिर 19-22 में फिर से चेंज आया, 2022 में चेंज आया है। यहाँ पर ये गलती है, ये 2022 का है। तो इसी तरह से हमने ये देखा है कि इस मैनिफेस्टो का काम क्या था। इसने इफ्ला के साथ मिलके जुड़ के, जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस है, उसके साथ मिलके एक मैनिफेस्टो बनाया। एक समझ लीजिए आप एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि उस फ्रेमवर्क के बेस पे पब्लिक लाइब्रेरीज को फंड्स खर्चने का या रिसोर्सेज खरीदने का या किस किस तरह की सर्विसेज देने के लिए उनको तैयारी करने। क्योंकि हर चीज़ अगर एक फ्रेमवर्क में हो, हमें पता हो कि हमें क्या क्या करना है, हम किस चीज़ के अंडर आ रहे हैं, तो उससे हमें डायरेक्शंस मिल जाती हैं। तो वो डायरेक्शंस लेते ही हमारी जो इंस्टीट्यूशन है काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो ये उसी तरह का एक मैनिफेस्टो बनाया गया था, जिसकी वजह से इफ्ला यूनेस्को का 2022 का ये है लेटेस्ट मैनिफेस्टो। इसमें ये सभी कुछ बताएगा आपको फंड्स कैसे खर्च करने चाहिए, किन चीज़ों पे खर्च करने चाहिए, और कौन कौन सी सर्विसेज आप लोगों को दे दोगे, उन सर्विसेज में आपको कौन सी सर्विसेज फ्री हैं, किन सर्विसेज पे आपको नहीं चार्ज करना है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये इफ्ला और यूनेस्को का मिलजुल के एक मैनिफेस्टो बना था, ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए ही है। तो मेन जो है ये मैनिफेस्टो जो यूनेस्को और इफ्ला ने बनाया है, इसमें लाइब्रेरीज से क्या एक्सपेक्ट किया गया है, लाइब्रेरीज को जो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, और इम्पोर्टेंटली कहा गया, क्या कहा कि आप एक सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन हो। आप हर उस इंफॉर्मेशन के लिए जो भी सूचना है, आप उसके एक केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर हर तरह की सूचना आपके पास होनी चाहिए। तो आप उनके लिए भी केंद्र हो जो खुद को खुद पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लर्नर्स, NIS के सारे लर्नर्स खुद ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास SLM होता है या लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी है उनके पास। तो उनकी वजह से वो आगे पढ़ पाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। तो उसके लिए भी लाइब्रेरी को एक केंद्र बनाया गया, पब्लिक लाइब्रेरी को। ये कोई किसी की पर्सनल लाइब्रेरी नहीं, ना किसी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी को, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी को बोला गया आप हैं सेंटर ऑफ फॉर सेल्फ एजुकेशन, जो खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। एक कल्चर के लिए भी उन्हें कहा गया है, जो आपकी संस्कृति है उसे आगे लेना या उसकी धरोहर को मेंटेन करना। आपके 500 साल पहले क्या हुआ था, आज क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसी चीज़ें रखी गई थी, वो सब कैसे हमें पता चलेंगे, सिर्फ लाइब्रेरी की वजह से, लाइब्रेरी के थ्रू ही। तो उसको भी बोला गया कि आप कल्चर का भी एक केंद्र बनेंगे, खाली किताबें ही नहीं, कल्चर भी आपका एक ज़रूरी पार्ट रहेगा। तो एक लोकल कल्चर का मतलब ये हो गया, जहाँ भी जिस एरिया में भी ये पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई है, चाहे वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या किसी लोकल लेवल पे है, बहुत ही छोटी लेवल पे है, तो वहाँ पर लोकल चीज़ें जो भी हैं वो भी वहाँ उस कल्चर को संजो के रखना, उस कल्चर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रखना, उस कल्चर के। क्योंकि अब मैं अगर कहीं और रह रही हूँ और मैं यहाँ आके एक लोकल चीज़ को पढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, तो मैं हर किसी के पास जा के तो नहीं पूछ सकती कि भाई लोकल कल्चर क्या है यहाँ का। उसके लिए मेरे यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। पब्लिक लाइब्रेरी में मैं गई, अगर डॉक्यूमेंट्स देख लिए, मांग लिए, वो पढ़ लिए। अब तो हमारे पास नेट है, नेट से तो बहुत कुछ मिल जाता है हमें। पर बेसिकली हम उन लाइब्रेरीज की बात करें जहाँ पर हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और अभी भी रहते हैं। बहुत सालों पुराने डॉक्यूमेंट्स को उन्हें डिजिटाइज किया जाता है, डिजिटाइज करके भी स्टिल उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें संभाल के रखना आगे के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए।
ये हमारा इफ्ला का जो मेन पब्लिक लाइब्रेरी का मैनिफेस्टो था, जो कि हर कंट्री को मानना बहुत ज़रूरी था। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि हमारे पास एक रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स रहे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें दिखानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है, वो उसके लिए। मिशन क्या है पब्लिक लाइब्रेरी का, ये हम अभी देखेंगे। मिशन पब्लिक लाइब्रेरीज का बेसिकली तो पब्लिक लाइब्रेरी को अगर देखा जाए तो मिशन उनका सबसे बड़ा ये है कि बच्चे को छोटेपन से ही पढ़ने की आदत डालो, ताकि बच्चों को रीडिंग हैबिट, अभी भी देखिए आप, हमारी गवर्नमेंट अभी भी लाइब्रेरीज को हर जगह फिर से रिवाइव कर रही है, फिर से कह रही है इसकी इम्पोर्टेंस समझो कि लाइब्रेरीज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके फ्यूचर का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके स्कूल का, हर जगह। तो ये तो पब्लिक लाइब्रेरी है, इसके लिए बहुत सारे फंड्स खर्च किए जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों को पढ़ने की आदत पड़े पहले से ही। अगर हम पढ़ने की आदत खुद में डालेंगे तो हो सकता है जो हमारे बच्चे हैं, जो हमें देखते हैं, तो पक्की बात है वो हमको देख देख के ही सीखेंगे। सीनियर्स पढ़ेंगे तो जूनियर्स भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से मिशन जो रहा है पब्लिक लाइब्रेरी का, सबसे ज़्यादा अच्छा जो मिशन है इनका यही रहा है कि इनको ये कार्य करना है कि वो बच्चों को पढ़ने की आदत डाले। इससे क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको रीडिंग की जो हैबिट है वो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बनेगी। बच्चों के अंदर से शुरू हो जाएगी पढ़ाई की आदत, वो वहीं से ही पढ़ेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ रहा है, खुद को खुद ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे फॉर्मल में है या इनफॉर्मल में है, वहाँ पर दोनों ही लेवल्स पे आपको ये मदद करेगी ये पब्लिक लाइब्रेरी। तो आपके अंदर अवेयरनेस कल्चर की, उस हेरिटेज को आगे लेके जाना, उस हेरिटेज को संभाल के रखना, वो आर्ट और कल्चर जो हमारे पास है, जो हमारे पास साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, जो भी है वो सारी हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज में ही होती हैं। इंटरकल्चरल डायलॉग जो है, वहाँ पर बैठ के हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उससे हमारे एक दूसरे कल्चर के बारे में भी पता चलता है। हम सपोर्ट कर पाते हैं एक दूसरे को, ओरल ट्रेडिशन को। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम मिलके बैठते हैं तो हम बात भी कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे सिटीजन्स जो हैं काफ़ी तरह से कम्युनिटी या इंफॉर्मेशन कॉमन शेयर कर पाते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ कौन दे पाता हमें, ये सब हमें पब्लिक लाइब्रेरीज ही दे पाती। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज का मिशन है। एम क्या है हमारा, इनका सिद्धांत ये है कि इनको क्या बताया गया है, जैसे मैंने बताया आपको, इनको सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन बताया गया है, सेंटर फॉर सेल्फ एजुकेशन बताया गया है, सेंटर फॉर कल्चर बताया गया है, सेंटर फॉर लोकल कल्चर्स मटेरियल्स। अभी अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, आप गूगल करो और देखो जहाँ भी आप रहते हैं, मैंने खुद देखा जहाँ मैं खुद रहती हूँ वहाँ पर इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं आसपास, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जो कि मुझे मालूम नहीं था। मैंने देखा, पढ़ा, जाना, और वो 12 से 16 घंटे 18 घंटे भी खुली रहती हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज देती हैं आपको। पानी का अरेंजमेंट उन्होंने रखा हुआ, एसी चल रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हर जगह हैं। अगर आपके पास घर में नहीं है कंप्यूटर तो आप वहाँ जा कर के आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स वैरायटी के हैं आपके पास वहाँ पर, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अब कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती या कहीं पर डिस्टर्ब होते रहते हैं, नहीं कर पाते, तो आप अगर अपना काम करने के बाद भी आए, शाम को 6 बजे भी जाना चाहते हो, 8 बजे तक पढ़ना चाहते हो, 9 बजे तक पढ़ना चाहते हो, या सुबह जल्दी उठ के ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ मिलती है, हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज में। तो इसीलिए इस पब्लिक लाइब्रेरी को एम करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आसपास देख लीजिए कि आपकी कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी है जो आप जहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके आप फिजिकली जाइए, पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए वहाँ पर, या आपको अपने आप को एजुकेट करना है, नेट के थ्रू देखना है, वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। ये गवर्नमेंट का जो पैसा हम सब सिटीजन्स के लिए खर्च किया जाता है, तो आप इसे यूटिलाइज ज़रूर करें। अपने आसपास लाइब्रेरीज़ को ज़रूर आप एक्सप्लोर करो और देखो वहाँ पर क्या किस तरह की फैसिलिटी मिलती, किस तरह की सर्विसेज मिलती है। यही है पब्लिक लाइब्रेरीज़ का एम। और उनके पास जब यूज़र्स बहुत ज़्यादा जाएंगे तो उनको भी फंड्स मिलने में आसानी हो जाती है। उनको भी ये लगता है नहीं, यहाँ यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स, यहाँ की चीज़ें लोग पढ़ते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, तो उस तरह से गवर्नमेंट उसे और इनरिच करती है। तो अगर हम ही नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली फिर लगता खर्चा ऐसे ही हो रहा है, यूज़ तो हो नहीं रहा है कोई चीज़। तो डेफिनेटली वी मस्ट ऑल गो
and use our public libraries. They are pious places. एक हिसाब से आप देखोगे, जैसे आप शांति से और एकदम अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, खाली टाइम में फालतू की चीज़ें ना करें, तो बेटर है आप एक विजिट करें लाइब्रेरी को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी पब्लिक लाइब्रेरी के? ये वाले ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, जैसे कि मेन मैंने आपको बता दिया, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, कि हम एजुकेट करें बच्चों की, एक रीडिंग हैबिट जो है उसे डेफिनेटली इनकलकेट हो जाए, बचपन से इंटरेक्शन हो जाए, वहाँ पर कल्चरल हेरिटेज मिल जाए बच्चों को, और जो लोकल हेरिटेज है वो भी पता चले। बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, लोकली हो रही होती हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर वहाँ पर जाकर हम समझे उस चीज़ों को। अब आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी छोटी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसी पे ध्यान दे के काम करते हैं, जिससे सबका भला हो जाता है, सभी का काम हो जाता है, जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि देखो पूल करने से कितनी सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। कितनी बाइक जिसके पास है वो तो आधी उसकी सैलरी उसी में से निकल जाती, क्योंकि डिलीवरी कर सकते हो आप। तो पहले तो ये सब चीजें नहीं थी, ये सब कल्चर देखना और एक जगह की चीजें दूसरी जगह तक पहुंचाना, उनका बिजनेस भी बेटर हो जाना, ये सब हम पब्लिक लाइब्रेरीज का ही ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं का ही फंक्शन है। जहां से हमने शुरुआत की है वहां से इनको आगे लेके जाए। फिर हमारे जो फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वो हमारे फादर रह चुके हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो उन्होंने अपनी भी कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं पब्लिक लाइब्रेरी के, बताए उन्होंने सेम ही यही चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कल्चरल हेरिटेज को आप प्रिजर्व कीजिए। आप देख लीजिए, आप यूजुअली आप देखोगे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो आप देखोगे उनका कल्चर हमेशा ही रहता है, वो कहीं भी जाएं उनका कल्चर वो अपना कैरी कर लेते हैं, वो एक इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने कल्चर को। तो अपने कल्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लगेगा ही नहीं कि कोई कल्चर था हमारा। तो आप देखोगे उनकी कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है और वो उसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसी तरह से वो उसे कैरी भी करते हैं और लोगों को पसंद भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आता, पसंद भी आता है, पर आप अपने कल्चर की हिफाजत तो करते हो। इसी तरह से है, आप फैसिलिटी यूटिलाइजेशन जो है वहाँ पर लेजर टाइम में आप अपना जो भी बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो वो आप पब्लिक लाइब्रेरीज में जाके वर्क कर सकते हो। आप अपनी कंटिन्यूड सोशल वेलबींग, एक अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बनना चाहते हो, अपने कल्चर मटेरियल के लिए इंचार्ज बनना चाहते हो, तो वो आप ये सब कहाँ कर सकते हो। ये सब आप ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एस आर रंगनाथन ने दिए हैं। तो कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स कहे हैं उन्होंने, सारे ऑब्जेक्टिव्स सेम ही हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पब्लिक लाइब्रेरीज में है कि हमें जो भी मटेरियल मिलता है वो हमें कल्चर बेस्ड भी मिलता है, जो हमें यूजुअली बड़ी लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगा या स्पेशल लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हमें जो है ज़्यादातर वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज में मिलती है। लोकल अखबार मिलेगा, कहीं वहाँ की लैंग्वेज का अखबार मिलेगा हमें, जहाँ पर लोकल खबरें मिलेंगी आपको। इस तरह से हम अपने जो कल्चर है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस कह रहा है, ब्रीफली इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी एज मेंशन्ड इन द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। आपको ये बताना है कि यूनेस्को ने इफ्ला के साथ क्या मैनिफेस्टो बनाया, उसने बताया कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हम कहाँ पैसा खर्च करें। उन्होंने एक तरह का फ्रेमवर्क सा बना के दिया है हर लाइब्रेरी को, जिसको उन्हें फॉलो करना ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये लाइब्रेरीज काम कर पाएंगे। तो इसी मैनिफेस्टो को ख्याल में रख के सभी लोग इस पे ही काम करके तभी अपनी पब्लिक लाइब्रेरी को अडॉप्ट करते हैं। डू यू हैव पब्लिक लाइब्रेरी इन द एरिया? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपके एरिया में ज़रूर कोई ना कोई पब्लिक लाइब्रेरी होगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे आपके लोकल मोहल्ला लाइब्रेरी हो, चाहे मोबाइल लाइब्रेरी हो, कोई ना कोई लाइब्रेरी आपके आसपास ज़रूर आती होगी। आप उसे ज़रूर देखें, समझें कि किस तरह की बुक्स है। पढ़ने की एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फ़ोन पे हर समय रील तो देखते रहते हैं, अगर कुछ उससे सीखते भी हैं, कुछ ऐसे बेकार चीज़ें भी हैं, मगर अगर आप अच्छी सी बुक पढ़ोगे या किसी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो उससे डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आएंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके बाद हम आएंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज पे। अभी हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद हम फिर से आएंगे।
हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू बैक इन दिस प्रोग्राम। अभी तक जो हमने बात की वो हमने पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में बात की। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया कितनी तरह की होती है पब्लिक लाइब्रेरीज, भी कहाँ कहाँ होती हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि इन पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जो भी लोग हमारे जो लर्नर्स हैं, अगर वो लाइब्रेरी साइंस पढ़ना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें, या बीलिप करें, एमलिप करें आगे जा कर के, तो इतनी तरह की लाइब्रेरीज हैं। अब हम एकेडमिक लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। एकेडमिक लाइब्रेरी में भी कहाँ से शुरू होती है? एकेडमिक तो मतलब ही होता है यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, या स्कूल लाइब्रेरीज हो गई, ये हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज और स्कूल लाइब्रेरीज। अब हमें देखना है इसमें से कि एकेडमिक लाइब्रेरी में किस तरह के यूजर्स होते हैं। आपको पता ही है एकेडमिक लाइब्रेरी में हर तरह का यूजर होगा, स्टूडेंट भी होगा, टीचर भी होगा, रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जो बाकी स्टाफ जो काम कर रहे होते हैं। हमारे जैसे NIS की लाइब्रेरी है, तो यहाँ का यूज़र हर कोई इंसान है जो इस ऑफिस में पूरा काम करता है, और हमारे सारे लर्नर्स हैं। ये लाइब्रेरी तो हमारे पूरी वर्ल्ड वाइड दिखती है, सभी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, और जिनको रिसर्च पे डेफिनेटली फिजिकल वर्क करना है तो वो यहाँ भी आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे सारे एकेडमिक लाइब्रेरीज के अलग अलग यूज़र्स हैं। किस किस तरह के यूज़र्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे एकेडमिक लाइब्रेरीज के? बेसिकली हमारा मेन एम क्या है? हमें अपनी एकेडमिक कम्युनिटी को सर्व करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमें उनके नीड्स को फुलफिल करना है, उनके टाइम को सेव करना है। हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी का ये है कि उनके हिसाब से वो वाला मटेरियल प्रोक्योर करना जो उनकी ज़रूरत का हो। स्कूल में मैं कॉलेज का मटेरियल नहीं ला सकती, मटेरियल अगर स्पेशल लाइब्रेरी का है तो वो कॉलेज में नहीं आ सकता। इसी तरह से यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें रीडर्स से ज़रूरत, जिस हिसाब के रीडर्स हैं हमारे, उनके हिसाब से ही हमें, और रीडर्स के लिए किस तरह की हमारी लेंडिंग सर्विसेज होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल रीडर को हमने किस तरह से उनको टाइम देना है, और एक एक करा के उनकी हमें पर्सनल उनको अटेंशन देनी है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के। यही जो हम लैंडिंग सर्विसेज जो ज़रूरी हैं अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, किसके लिए लैंडिंग कितना ज़रूरत है। अगर बच्चों को 2 दिन में बुक वापस करनी है तो हो सकता है टीचर 5 दिन रख सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव्स में हमें ये सब समझना पड़ता है। अपने लाइब्रेरी के रूल्स को फ्रेम करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि स्टूडेंट की कितनी ज़रूरत है, टीचर की कितनी ज़रूरत है, अगर हमारे यहाँ रिसर्चर है कोई तो स्कूल कॉलेज में तो उनकी क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग, या रेफरेंसेस बुक्स में हमें किसी को इशू करना है, नहीं करना है, अगर करना है तो कब करना है, उसका क्या रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ये हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी को 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है, वो पता है आपको। स्कूल हो गई, फिर कॉलेज हो गई, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो गई। हम जैसे स्कूल से शुरू करते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जहाँ हमारी एजुकेशन ऑलमोस्ट एंड हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कूल लाइब्रेरी का? हम लोगों को, आप लोगों के अंदर, जैसे वहाँ पर हमने बात की थी ना पब्लिक लाइब्रेरीज में, रीडिंग की हैबिट को फोस्टर करना, आदत डालना आपके अंदर कि अपने बच्चों को किताबों के प्रति प्यार जागृत करना। जैसे कहेंगे हमें किताबें अच्छी लगनी चाहिए, किताबें लिखी भी ऐसी होनी चाहिए, इंटरेस्ट। हाँ, ये लाइब्रेरियन का काम यहाँ पर ये होता है कि आप सॉर्ट करके देख के वो वाली किताबें ले आइए जो हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें पसंद आना चाहिए, ताकि उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। और इंफॉर्मेशन भी ऑथेंटिक होनी ज़रूरी है। तो इसी रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना, अगर हम खुद किसी तरह की एक्टिविटीज रिलेट कर रहे हैं, स्कूल में एक्टिविटी बना ले, एक पीरियड तो होता ही है बच्चों के पास लाइब्रेरी आने का, उसमें हम अगर पहले स्टोरी रीडिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, या कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट्स बनवाते हैं, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं, या उसके जिस्ट्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें स्कूल लाइब्रेरीज में करना ज़रूरी है। इस तरह से हमारी एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्किल बन जाती है। अगर हम वैसे कभी कभी कोई बच्चे इतने इंट्रोवर्ट होते किसी से बात नहीं करना चाहते, अगर अब लाइब्रेरी में आपको ऐसा कुछ बना लिया आपने जिसमें कि आपको स्टोरी जो आपने पढ़ी है, जो आपने बुक पढ़ी है, ये आपको कल
डिस्कस करनी है, सबके सामने बतानी है, तो उस तरह से एक हैबिट पड़ जाती है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो मुझे लगता है हमारे स्कूल में न्यूज़ सुबह सुबह होता था, प्रेयर के टाइम में हम लोगों को न्यूज़ पढ़ के सुनाना होता, तो उससे एक आदत पड़ गई न्यूज़ सुनने की। तो इसी तरह से अगर हमें लाइब्रेरी में आदत हो जाए कि स्टोरी बताना ही बताना है, या कोई कंपटीशन हो रहा है, किसी तरह का कंपटीशन हो रहा है, उसके बारे में सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इस तरह से उस पे वर्कशॉप्स चल रही हैं, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी हो जाती है लाइब्रेरी में। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे स्कूल लाइब्रेरीज के। स्कूल देखा जाए तो स्कूल में वैरायटी यही है कि आपका प्राइमरी हो गया, फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया, फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया। ये हमारे अलग अलग तरह के स्कूल लेवल्स हैं। कितनी तरह की लाइब्रेरीज में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और सेकेंडरी वाले बच्चों की अपनी ज़रूरतें, और सीनियर सेकेंडरी में आपकी क्या ज़रूरतें हैं। फंक्शंस में हम आपको ये बताते हैं कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, लाइब्रेरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये एक सर्विस इंस्टीट्यूशन, कोई भी लाइब्रेरी कहें आप तो एक सर्विस इंस्टीट्यूशन ही है। तो सभी को इंटरेस्ट नहीं हो सकता आपकी लाइब्रेरी में, और कोई बहुत कम बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है। पर एज ए लाइब्रेरियन अगर आप इंटरेस्ट को क्रिएट करवाएंगे उनके पास, बच्चों को एक आदत डालेंगे, तो वो एक अच्छी हैबिट बन जाएगी उनको। एक अच्छा स्टॉक करने से, लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से स्टॉक करने से, अट्रैक्टिव स्टॉक करने से आपकी टीचिंग में भी इफेक्ट पड़ जाता है। आप अपने टीचर्स की भी हेल्प कर सकते हो वहाँ पर, और लर्निंग मटेरियल ऐसा हो कि जिसमें बच्चों को अगर एक चीज़ समझ नहीं आई तो दूसरी तरह से वो पढ़ सकते हैं, दूसरी तरह से वो समझ सकते हैं। रेफरेंस मटेरियल्स ऐसे हो जिसमें आप भी उनकी मदद कर सकते हो, चाहे वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो आपको एक तरह का ब्रिज बन के रहना पड़ता है लाइब्रेरी और अपने यूजर्स आपके स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, इस सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फंक्शंस में आप क्या करते हैं, आप कभी कभी क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। आपके पास जो भी किताबें हैं, जितनी भी, जैसे कभी कुछ शेल्फ्स तो ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचता, वहाँ तक नहीं जाते हैं लोग, जो सामने होंगी उस पर चले गए, आगे बढ़ गए, तो उन सब के को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छी तरह आपका जो फर्नीचर हो वो सही हो, वेल इक्विप्ड हो, आपका जो उस लाइब्रेरी में स्टाफ है उनकी जो एटीट्यूड हो अच्छा हो, वेल एजुकेटेड हो वो लोग, उन्हें भी पता हो कि हमारी इम्पोर्टेंस कितनी है, यहाँ पर हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं अपने लर्नर्स के लिए, उनकी रीडिंग में, उनकी रेफरेंस सर्विसेज क्रिएट करने में, उनको गाइड करने में, या उन्हें एडवाइस करने में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये ड्यूटीज़ में ये सब चीज़ें आते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने जो लर्नर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों के लिए हम ये फंक्शंस दे सकते हैं उन्हें। इसमें क्वेश्चंस आएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कूल लाइब्रेरी के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, उनके लिए किस तरह का कलेक्शन लेके आ जाएंगे, वो आप बताइए। फिर नई बुक्स को डिस्प्ले करने से क्या होगा, इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी किताबें जो बच्चे कभी भी नहीं देखते, उन्होंने देखा ही नहीं होता। अगर आप वीक में एक बार ही एक अच्छा डिस्प्ले लगाएंगे, हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरह से डिस्प्ले करेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। ये बच्चों को भी उन किताबों पे भी नजर पड़ती है जो अंदर शेल्फ में बिल्कुल बेकार हो रही होती है। तो हर किताब का एक रीडर होना ही चाहिए, वो हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स वही हैं बेसिकली, एवरी बुक शुड हैव ए रीडर। तो सो यू आर ब्रिंगिंग अ रीडर नियर द बुक बाय गिविंग योर सर्विसेज। अब इसके बाद हम कॉलेज लाइब्रेरी पे पहुंचेंगे। तो कॉलेज लाइब्रेरी हमारी क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी की तरह तो नहीं है। कॉलेज लाइब्रेरी में हमें किस तरह का सपोर्ट करना होता, आपने देखा जब तक हम 12th क्लास तक आते हैं तब तक हमारे पास किताबें ऐसी होती हैं, बेसिकली देखा जाए तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। आपको यहाँ पर भी NIS में भी SLM मिलता है, एक तरह का ही करिकुलम है जो हम उसी को ही पढ़ते हैं, उसी में ही क्वेश्चंस आते हैं आपको। हाँ, थोड़ा बहुत आप रेफरेंस के लिए इधर उधर से पढ़ सकते हो, कर सकते हो, मगर जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपका जो करिकुलम है वो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। वो आपको एक तरह की नॉलेज एक ही किताब से पढ़ के नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले करिकुलम को समझना पड़ेगा, हर अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा जो मेरा कॉलेज प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो उसी हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स के लिए किताबें ले आएंगे, उसी तरह से मटेरियल अरेंज करेंगे।
ये कॉलेज लाइब्रेरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक तरह की किताब से किसी का भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को नोट्स, वहाँ पर एक आपके पास फोटोकॉपियर मशीन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी वो चाहें वो उसमें से फोटोकॉपी कर ले जाएं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। उस समय स्कूल से आगे कॉलेज में पढ़ के तो इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं वो यूनिवर्सिटी जाए ना जाए, यहाँ पर वो बड़े होकर के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपने हर डिपार्टमेंट को समझ के, हर चीज़ को समझ के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ के, अपनी इस पढ़ाई का महत्व समझ के ही आगे बढ़ेंगे। उस तरह से ये यहाँ से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कॉलेज लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा रोल है। कॉलेज लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी से अलग रोल है। स्कूल में तो हमें एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, पर यहाँ पर हमें उस तरह की चीज़ें उन्हें देनी है जिससे उनकी पढ़ाई में मदद हो। फंक्शंस क्या है कॉलेज लाइब्रेरी में? यही है कि आपको टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं की तरह के रिसर्चर्स के लिए आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ भी देनी है, बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि उनको एक आदत भी रहे और दे वुड लव टू कम टू योर लाइब्रेरी, ताकि एक अच्छी बिल्डिंग हो जहाँ पर शांति से है, बिल्डिंग में कंफर्टेबल फर्नीचर है। ये सब चीज़ें आपको फिजिकली आपको रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा फिर जो बुक्स उनके करिकुलम में है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम ला के रख सकते हैं, और उन्हें हर समय अपडेटेड रखना वो ज़रूरी है कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। कॉलेज लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं आपको? वहाँ से तो स्कूल से तो अलग होती हैं ये वाली सर्विसेज। ये हमें रीडिंग, लेंडिंग, टेक्स्ट बुक सर्विस भी देते हैं। मतलब आपको यहाँ से किताबें लेके जाना ज़रूरी है, पर यहाँ पर टाइम पीरियड आपका बदलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप 2 दिन में किताब ख़त्म कर पाएँ, या आपके पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट है तो कैसे आप इसको पढ़ेंगे। वीकेंड पे ले जाएंगे, वीकेंड पे पढ़ के या फोटोकॉपी करके या स्कैन करके आप ले जाएंगे, ये है। और आपको एक कैटलॉग को यूज़ कैसे करना है, चाहे आपके पास ओपैक है, वेब ओपैक है या फिजिकल कैटलॉग है, यहाँ पर आपको यहाँ के जो लाइब्रेरीज में लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, ताकि आप बुक्स को, रेफरेंस बुक्स को आराम से ढूंढ पाएँ, पढ़ पाएँ। आपको एक तरह की स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन भी रिसोर्सेज की तरफ मिल जाती है, ताकि उन्हें बार बार ये पूछना ना पड़े। उस तरह के डायरेक्शंस, उस तरह के टूल्स बने हुए होने चाहिए लाइब्रेरी में कि वो अपने आप पहुंच जाए वहाँ तक और वहाँ से अपनी बुक ले ले, या जैसे भी पढ़ना है, फोटोकॉपी करना है, जो भी करना है वो करे। उसके अलावा अगर आपको उन्हें नहीं मिल रहा है तो उनको रेफरेंस मटेरियल देना। रेफरेंस बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनसे आप उनको इंफॉर्मेशन फुलफिल कर सकते हैं। फिर या अगर हमारे पास नहीं है तो हम उनको रेफर भी कर सकते हैं, दूसरी लाइब्रेरी से लाकर भी दे सकते हैं, या हम इंटर लाइब्रेरी लोन पे भी ले सकते हैं। जैसे पूरी दिल्ली का इंटर लाइब्रेरी लोन का जो ज़्यादा काम कर सकता है डेलनेट करता है, तो मगर हम 1-to-1 लाइब्रेरीज में भी कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी किसी और लाइब्रेरी से मंगवा सकती है या अपने स्टूडेंट को किसी दूसरी लाइब्रेरी में रेफर कर सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्प्ले करना, नई जो किताबें हैं उनको डिस्प्ले करना, अब तो ज़रूरी नहीं है आप डिस्प्ले फिजिकली करेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपनी न्यू बुक्स की लिस्ट, हर 15 दिन में आपकी बुक्स खरीदी जाती है, 15 दिन में आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, वो भेज देते हैं। आप अपने बच्चों को बता देते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में क्या नया आया है, कौन सी बुक्स नई आई हैं, कौन से जर्नल्स नए आए हैं, या हम कंटेंट पेज को भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं कि भाई इस जर्नल में ये कंटेंट है, इसमें से कोई भी चैप्टर आपको चाहिए होगा, या कोई भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारी सारी मैगजीन जर्नल्स के थ्रू ही मिलती है हमें। लाइब्रेरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइब्रेरी कमेटी, जहां पर लाइब्रेरी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, या तो वहां के प्रिंसिपल होते हैं, चेयरपर्सन बन जाते हैं, और जो आपका लाइब्रेरियन होता है वो मेंबर सेक्रेटरी बन जाते हैं। इसके अलावा आपकी फैकल्टी को भी पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने फैकल्टी से एक्सपर्ट्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो हर सब्जेक्ट की फैकल्टी को ही मालूम होता है, तो परचेज करना ज़रूरी है उनके साथ रह के। तो इस तरह से जो ये लाइब्रेरी कमेटी होती है तभी आपको बुक्स परचेज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर तो यूजीसी से हैं, कॉलेजेस के लिए हैं, गवर्नमेंट के फंड्स ही हैं, या उसके अलावा आपके जो छोटे मोटे थोड़े बहुत भी फंड्स हैं वो आपके जो है वो
फ़ी में मिल गया, या आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, या कभी लेट फ़ी हो गया, उससे थोड़ा बहुत ही होता है, उससे तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं हर लाइब्रेरी में, और इस तरह से लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया जाता है ताकि आप अपनी लाइब्रेरी के लिए अगर कुछ खर्च करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हो, किताबें हो या इक्विपमेंट्स हो या सॉफ्टवेयर्स हो, उसके लिए आपको अलग अलग तरह के लोगों से कमेटी बनाई जाती है। ये इसके क्वेश्चंस हैं। कंपोजिशन ऑफ लाइब्रेरी कॉलेज कमेटी किन लोगों से होती है? प्रिंसिपल इसका हेड होता है और लाइब्रेरियन इसके मेंबर होते हैं, बाकी सब इसके मेंबर्स हो जाते हैं। मेंशन द 3 सर्विसेज इन द कॉलेज विच आर डिफरेंट देन स्कूल। आपको ये बताना है स्कूल और कॉलेज में सर्विसेज अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलती हैं, यहाँ पर आपको रेफरल सर्विसेज देनी है, रेफरेंस सर्विसेज देनी है, कार्ड्स देना है। अगर आपने मंथली में आपको न्यू अराइवल्स कैसे बताएं, तो ये सब चीज़ें अलग हैं स्कूल लाइब्रेरी से। अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज तो यूजुअली आपको देखा ही है, जब स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, तो यूनिवर्सिटी तो मीन्स हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए फंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हायर एजुकेशन में आपको पता है रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स, ये सारे लोग ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, चाहे आप कोई MBBS करके जाए, चाहे कोई इंजीनियर बन के जाए। तो इस तरह की जो हायर एजुकेशन में जाने के लिए होता है, वहाँ पर हमें लाइब्रेरी भी एक स्पेशल तरह की ही लाइब्रेरी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर टीचिंग अलग तरह की है, लर्निंग अलग तरह की, रिसर्च अलग तरह की है, और वहाँ की जो फंड्स भी हैं वो भी अलग तरह के, ये कॉलेज से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप का जो स्टूडेंट है वो बड़ा हो गया है। कभी कभी तो लोग पहले जॉब करते हैं फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि स्कूल कॉलेज से निकल के सीधा सीधा यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। मगर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपकी एक अलग ही तरह की योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है, खुद ही वहाँ पर हर चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स को लाइब्रेरीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के? इंटेलेक्चुअल और मैनेजरल लीडरशिप अमंग द प्रोफेशनल्स। अब जो भी वहाँ आया है वो प्रोफेशनल तो हो ही गया, चाहे उसने BA की, BSc की, BTech किया, जो भी किया, वो यूनिवर्सिटी में आ गया है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो एक प्रोफेशनलिज्म तो उसमें आ ही गया। तो उसमें आपको लीडरशिप में कैसे उसके मैनेजरल स्किल्स भी इनकलकेट हो जाए, ताकि वो आगे जाके एक अच्छा सिटीजन बन जाए। सेंस ऑफ सोशल पर्पस का मतलब एक हायर लेवल का पर्पस है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी में किन चीज़ों के इश्यूज हैं, तो हमारे पढ़ने के पीछे एक ये भी सोच होनी चाहिए कि हमारे पर्पस क्या है। रिसर्चर्स को गाइड करना, उनकी इम्प्रूवमेंट कराना, या हमें नॉलेज को कंजर्व कैसे करना है, अगली पीढ़ी के लिए अपनी नॉलेज को कैसे बचा के रखना है, ये है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव्स। आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं रखेंगे, तो हमारी जो आगे की पीढ़ियां हैं उन्हें नहीं पता चलेगा कि इन लोगों ने पीछे कितना काम किया है और कहाँ पर हम रुके हुए हैं, किस चीज़ को डिलीट करना और किस चीज़ को आगे बढ़ाना। इसलिए वो ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत ज़रूरी है। फंक्शंस क्या है? कलेक्शन जो है आपका प्रिंट और मीडिया जो भी है, वैरायटी ऑफ मटेरियल, वो आपको रखना ही है अपनी लाइब्रेरी में। सर्विसेज में आपको ज़्यादा बेटर सर्विसेज देनी पड़ती है। बिब्लियोग्राफिकल इंस्ट्रक्शंस जो बनती है, आपको पता होगा INB, BNB ये सब बनते थे पहले, और ये फिजिकल कॉपीज होती थी। आपको रेफरेंस सर्विसेज या करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जिसमें मैंने पहले भी बताया आपको SDI मतलब सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, जिसमें आपको स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हो। इसी तरह से हम आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे स्पेशल लाइब्रेरीज के बारे में। स्पेशल लाइब्रेरीज मैंने आपको बताया बिल्कुल ही स्पेशल लोगों के लिए होते हैं, जो हायर एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज बनाई जाती है। आप यहाँ देखेंगे दिल्ली में आपके एम्स के साथ उनकी लाइब्रेरी है, वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है। NLM तो मेडिकल में जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ मिलेंगी। तो ये स्पेशल लाइब्रेरीज उनके लिए हैं जो प्रोफेशनली अपना हायर काफ़ी अचीव करें। ये टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट में कौन सी लाइब्रेरीज है, इंडस्ट्री में कौन सी लाइब्रेरीज है, ये इसमें हमने टाइप्स बताए, ये आपकी बुक में भी बताया गया है।
इसी तरह से हम फंक्शंस में देखेंगे तो ये एग्जॉस्टिव लिटरेचर सर्च करती हैं। यहाँ पर खाली इनको इंफॉर्मेशन देना नहीं, इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर करके, ऑर्गेनाइज करके, उसे अच्छी तरह से रिट्रीव करके उसको अच्छी तरह से इवैल्यूएट भी करना है, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज करना, ताकि ये इंफॉर्मेशन जिसने मांगी है उसके पास जो ये रिपोर्ट गई है ये ऑथेंटिक वे में गई है। ये है हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज का। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स हैं स्पेशल लाइब्रेरीज के। ये अब इसके बाद हम आएंगे नेशनल लाइब्रेरी पे। जो नेशनल लाइब्रेरी, हर एक कंट्री के पास एक लाइब्रेरी होती है। हमारी लाइब्रेरी जो है कलकत्ता में है, ये उसके पिक्स दिखाए हैं हमने। स्पेशल लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके पास हर वो कॉपी जानी चाहिए जो हर पब्लिशर जिसे छापता है, तो ये एक आर्काइव की तरह ही एक्ट करता है। तो इनका मेन सर्विसेज में ये लेंडिंग नहीं करते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा प्रोक्योर करते हैं। जो जैसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो जो इंडिया में किताबें छपी हुई है उसकी ये बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो आप उसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे नेशनल लाइब्रेरी के। बेसिकली ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपके रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल्स में हमें नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है हमारे लिए, बाकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी यूएस वगैरह, ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू लर्नर्स। अभी हमने आज जो पढ़ा है सारी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा। थैंक यू।